वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सबने बीएसटीसी की परीक्षा दी है और आपको बहुत सारे चैनल है इसके बारे में जानकारी देंगे। आज मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर और आपको सही सही जानकारी दी जाएगी जिससे आपका हित हो, क्योंकि यदि आप लोग सही नहीं होते तो हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं काउंसलिंग के समय और आप स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किस प्रकार से करना है, इसके ऊपर अपने पूरी चर्चा करेंगे आज। पूरा वीडियो देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर इसलिए करना कि हर बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चा इसको समझे। सबसे पहले बीएसटी काउंसलिंग कैसे करें और कट ऑफ क्या होती है, किस प्रकार से होगी, बिल्कुल पूरी बताई जाएगी आपको। केवल आधी अधूरी या केवल व्यू लेने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही है, बच्चों को हित में ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। तो अपने स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आयु संबंधी आपको देखिए, जो 1 जुलाई 2020 से आयु काउंट होगी। कब से काउंट होगी? 1 जुलाई 2020। जनरल पुरुष, जो भी जनरल पुरुष है, जो स्टूडेंट जनरल पुरुष में हैं, उनकी अधिकतम आयु 28 वर्ष। अगर 28 वर्ष एक दिन भी बन रहा है ऊपर तो आपका प्रवेश नहीं होगा। जनरल महिला +5, 28 +5 यानी 5, 33 ईयर, 33 वर्ष। ओबीसी, SC ST सब के लिए 33 साल की आयु निर्धारित है। 33 साल से ज्यादा वाले का प्रवेश नहीं होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है तो आप डीडी मत बनाना। यदि आपने डीडी बना लिया, आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और सरकारी शिक्षक अगर कोई है तो उनके लिए अधिकतम आयु की कोई कंडीशन नहीं है। अगर कोई 50 साल का है तब भी प्रवेश होगा, 48, 50 कितनी भी एज हो उसका प्रवेश होगा। तो आयु संबंधी आपका सारा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंक प्रतिशत। देखिए, जनरल चाहे ऐसी जनरल महिला या पुरुष, कितने प्रतिशत? 50। अगर कोई भी कास्ट है 45। अगर 45% से आपके मार्क्स कम है तो आपका प्रवेश नहीं होगा। अगर एक नंबर भी कम है तो भी नहीं होगा। और जनरल के लिए 50%। 12वीं अगर आप बाहरी बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड से पास नहीं हो, किसी बाहरी बोर्ड से अगर आपने 12वीं परीक्षा पास की है तो पात्रता प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिलता है, वो काउंसलिंग के समय आवश्यक होगा। या समक्षता प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त करना होगा विद्यार्थियों, इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। विकलांगता, देखिए स्टूडेंट, अगर कोई गूंगा है, बहरा है या दोनों हाथ नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाएगा, दोनों पैर नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा व्यक्ति जो ब्लैक बोर्ड लिखने या प्रवेश जो है योग्य काम नहीं कर सकता, वो प्रवेश के लिए अयोग्य है। देखिए, बहुत बार होता है स्टूडेंट विकलांगता प्रमाण पत्र लगा देते हैं और फॉर्म भर देते हैं और उनकी जानकारी नहीं होती। अगर दोनों हाथ नहीं है तो वो टीचिंग कैसे करेगा? दोनों पैर नहीं है तो टीचिंग कैसे करेगा? गूंगा, बहरा, हाँ, अगर किसी को दिखाई नहीं देता, अंधता है, उसका प्रवेश होगा। लेकिन जो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाएगा, चाहे वो किसी भी ऐसी डिसेबिलिटी हो जो ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाए, वो नहीं होगा। अब विकलांगता की शर्त यह है कि 40% वो विकलांग होना चाहिए। अगर प्रतिशत लिखा हुआ है प्रमाण पत्र के अंदर तो स्टूडेंट्स उसके पास 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर उसके पास 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं है तो भी विकलांग की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए, ज्यादातर यही होता कि वो पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। तो विद्यार्थी बिल्कुल भी आप डीडी मत बनाएं, काउंसलिंग ना करें जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लायक ना हो, दोनों पैरों से खड़ा ना हो सके, ठीक है, या दोनों हाथ ना हो, या बहरा या गूंगा हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचर बन नहीं सकता एनसीटी के रूल के अनुसार। तो ऐसा व्यक्ति वो ना करे काउंसलिंग। नेक्स्ट है विधवा और तलाकशुदा। सबसे बड़ी समस्या आती है जब काउंसलिंग करने जाते हैं, क्या जी विधवा है, विधवा का वो या तो कोई स्टाम्प पे लिया होता है या उनके पास कोई कागज नहीं होता। देखिए,
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और वारिसनामे में वारिसनामा बनेगा तो उसका नाम, या कोई राशन कार्ड में उनका नाम, यानी ऐसा प्रूफ, मृत्यु प्रमाण पत्र प्लस ऐसा प्रूफ जिससे यह सिद्ध हो कि वो उसकी औरत है। और विवाह न करने का शपथ पत्र, विवाह न करने का शपथ पत्र उसको चाहिए। तो विधवा के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, वह वारिसनामे में या तो उसका नाम हो या राशन कार्ड में, यानी ऐसा सिद्ध हो कि वो उसकी पत्नी है मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, और विवाह न करने का स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र। तलाकशुदा, तलाकशुदा के लिए सबसे बड़ी समस्या है, गत वर्ष भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने तलाक हो गया जी, घर पे स्टाम्प पे लिख लिया या ग्राम पंचायत में लिख के पंचायत के द्वारा एक प्रमाण पत्र सा बना लिया कि इसका पति का और इसका समझौता हो गया, वो मान्य नहीं होता जब तक न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं है तलाक। न्यायालय जब तक उसको लेटर जारी नहीं करता तब तक वो तलाकशुदा का कोटे का भाग नहीं ले सकती। स्टूडेंट, तलाकशुदा वही होगा जो न्यायालय से प्राप्त प्रमाण पत्र पेश करेगा। अगर आपके पास नहीं है, या तो अभी प्राप्त कर लें या आप अपनी काउंसलिंग ना करें। स्टूडेंट्स, ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके अच्छा स्कोर है तो ओबीसी सर्टिफिकेट नया बना लें। 1 वर्ष तक अगर पुराना है तो वो चल जाएगा, उसके साथ शपथ पत्र लग जाएगा, और इससे ज्यादा पुराना है ओबीसी सर्टिफिकेट तो मान्य नहीं होगा। ऐसी देखिए, आपको मूल निवास जरूरत पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बिल्कुल जाति प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन है वो आपके पास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, और वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी है। और ओबीसी 1 वर्ष तक पुराना चल जाएगा, अगर नहीं है बाद का तो अभी बनवा लें, काउंसलिंग से पहले ही बनवा लें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, उसके बाद सैनिक कोटा, सबसे ज्यादा समस्या इसी की है स्टूडेंट्स। सैनिक कोटा वाले स्टूडेंट पूरा ध्यान से देखें, अगर आपके पिता, भाई नहीं चलेगा, केवल पिता आर्मी में है, भारतीय सेना में है, और वो प्रमाण पत्र मेजर द्वारा या सैनिक बोर्ड सचिव द्वारा जारी किया गया है तभी मान्य होगा, और वो भी मूल चाहिए, फोटोस्टेट नहीं। क्या चाहिए? मूल चाहिए, फोटोस्टेट नहीं चाहिए। भारतीय सेना का वो सैनिक हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे इन सर्विस हो, या तो मेजर द्वारा वो जारी किया गया हो, या उसमें स्टूडेंट का नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, रैंक आएगा, या सैनिक बोर्ड द्वारा जारी हो, वही मान्य। भारतीय सैनिक, अगर कोई बीएसएफ, सीआरपी या अन्य कोई सैनिक संगठन का है तो वो जो अपना सैनिक कोटे का, डिफेंस कोटे का फायदा नहीं मिलेगा। काउंसलिंग करने से पहले ही सोच लें, यदि आपके पास ये है तभी आप काउंसलिंग करें, नहीं तो मत करें। जिन स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस यानी सामान्य श्रेणी की ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अप्लाई किया है, वो भी अपना जो सर्टिफिकेट बना लें, वो भी बना लें, अन्यथा आपका नहीं होगा। जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कोई आउट ऑफ स्टेट का है और उसने ओबीसी में अप्लाई किया है, वो मान्य नहीं होगा, वो अपनी रिपोर्टिंग या काउंसलिंग ना करे स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट ने, मान लीजिए आपका स्कोर 409 है और आप हो सकता है जनरल में सिलेक्ट हो, यदि आपने आवेदन करते वक्त ओबीसी लिखा है तो कॉलेज वाले जाते ही आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगेंगे, क्योंकि आपके उस फॉर्म में ओबीसी सर्टिफिकेट लिखा होगा जिसमें आपने आवेदन किया है। तो स्टूडेंट्स, इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। स्टूडेंट कट ऑफ सबसे बड़ी चीज, जिसके लिए हजारों वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, सब लोग फर्जी हैं। देखिए कट ऑफ क्या होती है, कैसे होगी कट ऑफ स्टूडेंट। प्रत्येक कॉलेज की, जैसे ये ए कॉलेज है, सॉरी, जैसे ये ए कॉलेज है, ये बी कॉलेज है, प्रत्येक कॉलेज की अपनी अपनी कट ऑफ होती है, प्रत्येक कॉलेज की अलग अलग होगी, इसकी अलग होगी,
इसकी अलग होगी। अपने ये नहीं कह सकते कि इसका प्रवेश तो निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए मेरे 450 नंबर हैं और मैंने इसी कॉलेज में मांगा और उसमें जनरल की मान लीजिए 10 सीटें और 450 से पहले मैंने एक ही कॉलेज भरा ए और 450 से ऊपर 10 कैंडिडेट पहुंच गए तो मेरा प्रवेश राजस्थान में कहीं भी नहीं होगा 450 अंक लेने के बावजूद भी। तो यह समझाने के लिए है, आपने जिस कॉलेज को मांगा है, नाम भरा है, यदि आपने एक ही कॉलेज भरा और उसकी कट ऑफ खुदा ना खास्ता आपके नंबरों से ऊपर चली गई तो आपका राजस्थान में कहीं भी प्रवेश नहीं होगा। यदि आपने आल राजस्थान कर दिया तो देखिए, तो आपका जो जहां भी नजदीक आपके कट ऑफ नीची होगी, आपकी कट ऑफ आपके मार्क्स के बराबर होगी, वहां आपका प्रवेश होगा। देखिए जैसे ओबीसी है, ओबीसी धौलपुर, भरतपुर, एसटी एरिया में कट ऑफ नीची रहती है और गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू इस साइड में एसटी वालों की कट ऑफ नीची रहती है। ठीक है, अब आपने देखिए, आप चाहते हो कि मुझे तो बाहर जाना नहीं और ये मैंने एक कॉलेज है आपके शहर में है और मुझे बाहर नहीं जाना। अगर आपने एक कॉलेज भरा है तो एक कॉलेज में अगर आपकी जो कैटेगरी है, चाहे वो जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, उस कैटेगरी कट ऑफ में आपका मार्क्स आएगा तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हर हालत में कॉलेज अलॉट हो जाए, फिर आप आल राजस्थान कर देना। हर कॉलेज की अलग अलग होती है, कोई निश्चित नहीं होती। देखिए एससी वर्ग की 350 वाले का भी प्रवेश हो सकता है और किसी ने मान लीजिए 400 नंबर हैं और उसने कोई निश्चित कॉलेज भरे हैं, आल राजस्थान नहीं भरा, तो वो भी प्रवेश से वंचित रह सकता है। तो आपको अप्लाई करते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है, कोई निश्चित कट ऑफ नहीं होती। आप मोस्टली, और जो आपके नीचे नंबर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आ रहा है ना नीचे, काउंसलिंग नंबर, वो आपका मेरिट लिस्ट है। अगर किसी का 18 दे रखा है तो इसका मतलब आल राजस्थान में उसकी 18वीं रैंक है। यदि 1,18,000 है तो उसकी 1,18,000 राजस्थान में है। तो वो आप एक प्रकार से आइडिया ले सकते हो कि आपकी कौन सी पोजीशन में हो आप। और कट ऑफ बिल्कुल भी निश्चित नहीं होती, कट ऑफ बहुत ज्यादा अंतर आता है। देखिए ईडब्ल्यूएस, इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ 260 से भी नीचे चली गई, फिर 240 पे भी चली गई। तो देखिए हो सकता है इस बार वो ज़्यादा हो जाए। ये आपको जिस कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और ये सारी चीज़ें मैंने काम की डाली हैं, आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले। और अगर आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका कोशिश करेंगे जवाब देने की। हमारी तरफ हमारा उद्देश्य एक ही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और आपको कहीं भी जो दिक्कत ना आए। और काउंसलिंग कितने भी नंबर वाला कर सकता है, उसके लिए वो कंडीशन नहीं है कि इतने मार्क्स ही चाहिए, लेकिन आप जो काउंसलिंग करने जा रहे हो वो कैटेगरी का आइडिया ले लें, लगभग उसी अनुसार आप अपनी काउंसलिंग करें। और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचे। धन्यवाद।